फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो फ्रेंड्स, हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे और हमने मध्यकालीन इतिहास में पिछले क्लास में अकबर की धार्मिक नीति को पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अकबर की राजपूत नीति। जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरा सारा टॉपिक, सारा क्वेश्चन, सारा जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अकबर की राजपूत नीति के कारणों का विश्लेषण करते हुए उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों तथा उनके परिणामों का मूल्यांकन करना है। कारण भी बताना है, उनके द्वारा उठाए कदम भी बताना है और क्या परिणाम हुआ इस नीति के उसको भी बताना है। तो जैसा कि सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं, तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं। बाबर के बाद हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना, परंतु वह चाहता तो अपनी राजनीतिक सूझबूझ से राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर सकता था और भारत में मुगल शासन को अस्थायी बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1556 ईस्वी में अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना। वह अत्यंत योग्य एवं दूरदर्शी शासक था। वह समझ गया था कि मुगल शासन को स्थायित्व प्रदान करने तथा भारत में एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए राजपूतों का सहयोग आवश्यक है। इसीलिए उसने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों को समानता के आधार पर साथ चलने की नीति अपनाई, जिसे इतिहास में अकबर की राजपूत नीति कहा जाता है। तो हमारा भूमिका जो था वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन का जो डिमांड है राजपूत नीति के कारण, तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। अकबर के राजपूत नीति अपनाने के क्या कारण थे? तो अकबर ने राजपूत नीति के तहत राजपूतों के प्रति उदार दृष्टि अपनाया। इसके पीछे निम्न कारण थे। तो चलिए कारण स्टार्ट करते हैं। तो अकबर की राजपूत नीति के कारण भारत में अस्थायी शासन की स्थापना, राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की सैन्य शक्ति, दिल्ली की सुरक्षा और हिंदू बहुसंख्यक जनता का समर्थन, यही सब कारण था जिसकी वजह से अकबर ने राजपूत नीति को अपनाया था। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को, पॉइंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। भारत में अस्थायी शासन की स्थापना। अकबर भारत में एक अस्थायी शासन की स्थापना करना चाहता था, साथ ही वह मुगल शक्ति को भी बढ़ाना चाहता था। वह ऐसा तभी कर सकता था जब वह राजपूतों को अपने साथ लेकर चलता। इसका उद्देश्य राजनीतिक मजबूती प्राप्त करना तथा उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करना था। इसीलिए अकबर ने हिंदू बहुल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए यह नीति अपनाई। तो एक कारण जो हमारा था वो भारत में स्थायी शासन की स्थापना था, जिसके कारण से वो राजपूत नीति को अपनाता है और उसको अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। राजपूताना की भौगोलिक स्थिति। राजपूताना की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यदि अकबर राजपूतों को अपने पक्ष में नहीं करता तो गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड आदि राज्यों तक पहुंच पाना कठिन हो जाता। इसीलिए उसने राजपूतों को अपने पक्ष में करने की नीति अपनाई। अगला देखते हैं। राजपूतों की सैन्य शक्ति। अकबर जानता था कि जब तक राजपूतों की शक्ति को अपने अनुकूल नहीं किया जाएगा तब तक मुगल साम्राज्य का विस्तार तथा स्थायित्व संभव नहीं होगा। इसीलिए उसने राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई। अगला कारण देख लेते हैं। अगला है दिल्ली की सुरक्षा। दिल्ली राजपूताना के निकट स्थित थी। अकबर जानता था कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए आसपास के शक्तिशाली राज्यों के साथ अच्छे संबंध होना आवश्यक है। इसीलिए उसने राजपूतों को अपने पक्ष में करने की नीति अपनाई और राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। तो यह भी कारण था। अगला देख लेते हैं। हिंदू बहुसंख्यक जनता का समर्थन। अकबर ने राजपूतों के प्रति उदार नीति के साथ साथ धार्मिक उदारता भी अपनाई। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य में मुगल विरोधी शक्तियां कमजोर हुई तथा उसके शासन को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार अकबर ने उपयुक्त कारणों से उदार राजपूत नीति अपनाई और उसे साम्राज्य विस्तार में पर्याप्त सफलता मिली। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अकबर द्वारा राजपूत नीति को सफल बनाने हेतु किए गए कार्य, जो क्वेश्चन का अगला डिमांड था। अकबर द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम थे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। अकबर ने अपनी राजपूत नीति को सफल करने के लिए कुछ कार्य भी किए जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से कार्य थे देखिए। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, राजपूतों को उच्च प्रशासनिक एवं सैन्य पदों पर नियुक्त करना, राजपूतों के प्रति उदार नीति एवं मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, धार्मिक सहिष्णुता एवं आपसी विश्वास अर्जित किया, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, राजपूतों के प्रति आर्थिक एवं प्रशासनिक सहयोग में भागीदारी दी। तो चलिए सारे पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किया। राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया।
इसके बाद बीकानेर तथा जैसलमेर के राजवंशों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। परिणाम स्वरूप राजपूतों का एक बड़ा वर्ग अकबर के निकट आ गया। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर ने जिन राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। उन्हें राजमहल में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ करने की छूट दी गई। साथ ही हिंदुओं पर लगाए गए अनेक प्रतिबंध भी समाप्त कर दिया गया। तो अकबर द्वारा जो किया कार्य था, अगला देखते हैं। राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्ति। अकबर ने राजपूतों को केवल सहयोगी के रूप में नहीं रखा बल्कि उन्हें शासन और सेना में महत्वपूर्ण पद भी प्रदान किए। राजा मानसिंह को पंचहजारी मनसबदार बनाया और काबुल से लेकर कटक तक अनेक विद्रोह में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। उसने भगवान दास टोडरमल आदि को भी उच्च पद दिए, जिससे वे लोग मुगल प्रशासन का अभिन्न अंग बन गए। अगला है राजपूतों के प्रति उदार एवं मैत्रीपूर्ण संबंध। अकबर ने राजपूत शासकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया तथा उनके राज्यों की आंतरिक स्वायत्तता को काफी हद तक बनाए रखा। उसने उसके गौरव एवं परंपराओं का सम्मान किया। इस उदार नीति के कारण अधिकांश राजपूत शासकों ने स्वेच्छा से मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। अगला है आर्थिक एवं प्रशासनिक सहयोग में भागीदारी। अकबर ने राजपूतों को साम्राज्य के प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। टोडरमल जैसे राजपूत अधिकारियों ने राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। इससे राजपूतों का विश्वास बढ़ा और वे मुगल शासन के अस्थायी सहयोगी बन गए। अगला है मेरा धार्मिक सहिष्णुता तथा विश्वास अर्जित करना। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त किया तथा हिंदुओं पर लगाए गए अनेक प्रतिबंधों को हटा दिया। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। इसके परिणाम स्वरूप राजपूतों सहित हिंदू समाज का बड़ा वर्ग अकबर के पक्ष में आ गया। अगला देख लीजिए अकबर के राजपूत नीति के परिणाम। तो जो कार्य था वो यहाँ पे खत्म होता है। अगला है अकबर के राजपूत नीति के परिणाम। तो हमारा जो अकबर द्वारा किए गए जो कार्य थे, जो उठाए गए जो कदम थे, वो पूरे हो गए। अब हम आते हैं अकबर द्वारा किए गए नीति के परिणाम क्या होते हैं उस पर। तो अकबर का राजपूत नीति का भारतीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा और मुगल साम्राज्य इससे प्रभावित भी हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। राजपूत नीति के परिणाम। मुगल साम्राज्य की मजबूती, विद्रोह में कमी, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा मिला। तो एक एक करके देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की मजबूती। राजपूतों के सहयोग से मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। साम्राज्य का विस्तार तेज गति से हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। राजपूतों को उच्च प्रशासनिक पद दिए जाने के कारण शासन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ एवं सुचारू हुआ। विद्रोहों में कमी। राजपूत के सहयोग से मुगलों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह कम हुए। साम्राज्य के भीतर शांति और स्थिरता कायम हुई। बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा। एक सशक्त एवं एकजुट साम्राज्य के कारण बाहरी आक्रमणों का सामना करना आसान हुआ। सीमाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ हुई। अगला देख लीजिए। अकबर के राजपूत नीति का ही परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। मुगल संस्कृति का सम्मिलित रूप इसी कारण से देखने को मिलता है। तो चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पे। इस प्रकार अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य की सबसे सफल नीतियों में से एक सिद्ध हुई। इस नीति के माध्यम से उसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया, राजनीतिक स्थिरता स्थापित की तथा हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त हुआ और अकबर एक दूरदर्शी तथा सफल शासक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।